हे भगवान, इनका खड़ूस सा चेहरा कब हंसता खिलता चेहरा बनेगा। लगता है इनको पटाते पटाते मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बूढ़ी भी हो जाऊं तो भी उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे यकीन है मैं एक दिन उनको अपने करीब आने के लिए मना ही लूंगी। और बाकी भगवान जी आप संभाल लेना प्लीज़। आखिर अभी का नाम है मेरा, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। बस भगवान जी साथ देना मेरा। अविका काफ़ी देर खड़े आसमान में ऊपर देखकर बातें कर रही थी। बारिश की तेज बूंदें आसमान की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों पर लगातार टकरा रही थी। रात के करीब 1 बजे पूरा अस्पताल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। मॉनिटर की बीप बीप की आवाज़ और दूर कहीं किसी मरीज की धीमी करहा की आवाज़ गूंज रही थी। वहीं अस्पताल के मेन गेट के सामने एक लड़की भीगी हुई खड़ी थी। सफ़ेद सलवार सूट, बालों में टपकता पानी, कपकपाते हुए हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी जिद किसी से मिलने की। रिसेप्शनिस्ट ने थके हुए आवाज़ में पूछा, आपको किससे मिलना है? उसने धीमी सी हल्की मुस्कान से कहा, डॉक्टर वेदांत से। रिसेप्शनिस्ट ने उसकी तरफ देखा, फिर भौहें सिकोड़ के कहा, वो अभी इमरजेंसी वार्ड में हैं, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी, उसने मुस्कुराकर बहुत ही प्यार से जवाब दिया। कुछ देर बाद इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा खुला। उसके भीतर से एक बेहद खूबसूरत लंबा चेहरा, तीखी निगाहें डॉक्टर वेदांत बाहर आए। उन्होंने चेहरे पे थकान और पसीना साफ झलक रहा था। उन्होंने अविका को देखकर भौहें सिकोड़ ली। अब क्या हुआ? रात के 2 बजे कौन सा ड्रामा करने का शौक चढ़ा है? मैं ड्रामा नहीं कर रही, इस बार सच में मेरे चक्कर आ गए हैं, अविका थोड़ा घबराकर जल्दबाजी में बोली। वेदांत ने धीरी आवाज़ में कहा, दिख तो ठीक ठाक रही हो, हर बार ये नई नई बीमारी ढूंढ कर कहाँ से लाती हो? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, तुम घर जाओ, अविका मुंह बनाए हुए बोली। लेकिन मुझे आपसे इलाज करवाना है। वेदांत का गुस्सा उसकी आंखों में नजर आ रहा था। वो झुंझलाहट से बोला, ये अस्पताल है, कोई ड्रामा कंपनी नहीं। जब सच में बीमार होना तब आना। वो गुस्से में मुड़कर अपने केबिन में चले गए। अविका मुस्कुराकर वहीं खड़ी थी, जैसे उसके गुस्से का एक रत्ती भर भी उस पर असर न हुआ हो। उसके होठों पे हल्की मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो वो फिर आएगी। अस्पताल के बाहर एक स्ट्रेचर रुकी, उस पर वही लड़की अविका बेहोश पड़ी थी। वार्ड बॉय जब अविका को अस्पताल के अंदर ले जा रहे थे, तभी डॉक्टर वेदांत की नज़र अविका पर पड़ी। वेदांत जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा, क्या हुआ है इसे? सर, हमें ये अस्पताल के बाहर बेहोश पड़ी मिली, इसका ब्लड प्रेशर गिरा हुआ है, नर्स ने जवाब दिया। वेदांत का दिल पल के लिए अजीब सा धड़का, लेकिन चेहरे पर वही शक्ति। उसने तेज लहजे में कहा, इसे इमरजेंसी वार्ड में ले चलो, जल्दी। बेहोश पड़ी अविका का चेहरा इस बार बिना बोले बहुत ही मासूम लग रहा था। डॉक्टर वेदांत ने पहली बार उसको इतने ध्यान से देखा, जैसे कोई पुरानी याद चुप गई हो। उन्होंने जल्दी उसके ऊपर से नज़र हटा ली। अगले दिन जब अविका को होश आया तो उसने अपने सामने डॉक्टर वेदांत को देखा। वो उनको देखकर मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। वेदांत ने ठंडे स्वर में कहा, इस बार तो हद ही कर दी तुमने, ये क्या करती रहती हो तुम? तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, बार बार अस्पताल क्यों आती हो? अविका ने शरारती मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि आप यहाँ होते हैं। वेदांत कुछ देर खामोशी से खड़ा रहा, जैसे ये जवाब उसको सुनने की आदत न हो। वेदांत उसकी फाइल बंद करते हैं, नाम अविका और ये सब नाटक क्यों? वो बहुत ही ठंडे लहजे में अविका से पूछते हैं, क्योंकि आप मुझे पसंद है। कमरे में कुछ देर सन्नाटा छा गया। वेदांत की आंखें सख्त हो गईं और गुस्से में बोला, बहुत हो गया बचपना, बाहर जाओ। लेकिन अंदर ही कुछ हिल चुका था, शायद पुरानी जख्म। उस रात वेदांत की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी। वो अपने केबिन में अकेला बैठा था। उसने टेबल पे एक पुरानी फ़ोटो निकाली, एक लड़की के साथ हंसते हुए। उसने वो फ़ोटो देखकर धीरे से फुसफुसाया, इस बार नहीं, अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता मैं। और वो फ़ोटो पलट कर रख दी। उसी रात हवा तेज चल रही थी। अविका अस्पताल की छत पे खड़ी अपनी दोस्त से बात कर रही थी। यार, मैं जितना समझती थी वो उससे भी ज़्यादा खड़ूस है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। शायद वो अंदर से टूटे हुए हैं, इसलिए पास भी भटकने नहीं देते। लेकिन इस बार मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। अविका को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने फ़ौरन फ़ोन काट दिया। जब वो मुड़ी तो उसने अपने सामने वेदांत को खड़ा पाया। अस्पताल की छत पर रात जैसे ठहर गई थी। हल्की हवा अविका के बालों को छूकर गुजर रही थी और शहर में दूर दूर तक फैली रोशनियां एक शांत चमक दे रही थी। उसी के बीच वेदांत अपना सख्त सा चेहरा लिए अविका को घूर रहा था। तुम यहाँ? अभी तुम गई नहीं घर? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आता क्या?
वहाँ रात के समय आना सुरक्षित नहीं। वो गुस्से में लाल पीला हो रहा था। वहीं अविका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी, मानो बस उसकी बात सुनने के लिए ही ये सब करती हो। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं घर ही जा रही थी, लेकिन मेरी दोस्त का कॉल आ गया था और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा। और रही डरने की बात, तो जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वेदांत ने उसकी तरफ देखा। उसकी बातों में कोई बनावटीपन नहीं था, बस सच्चाई थी। उसने धीरे आवाज़ में कहा, तुम हमेशा इतनी ज़िद्दी रहती हो? अविका मुस्कुरा कर बोली, हाँ, जब बात ज़रूरी हो तब। अगले दिन फिर अविका एक हल्की सी मुस्कान के साथ अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ी थी और नर्स से हंस-हंस कर बात कर रही थी। अब सब उसको धीरे-धीरे जानने लगे थे। वो किसी न किसी बहाने वेदांत से आती रहती थी। कभी वो कहती कि उसे सर दर्द है, तो कभी चेकअप कराना है और कभी बस फाइल हाथ में लेकर पूछती, रिपोर्ट समझा दीजिए। हर बार वेदांत पहले चिड़चिड़ा हो जाता और कहता, तुम्हारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, तो क्यों आ जाती हो हर बार? और हर बार अविका मुस्कुराकर एक शांत स्वर में जवाब देती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं बीमार हूँ और आप मुझे देखेंगे तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उसकी इस बात से उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकलता था। उसे समझ न आता कि वो उस पर नाराज हो या कुछ महसूस करे। उनकी छोटी छोटी मुलाकातें चाहे न चाहे एक अनकहे रिश्ते की ओर मुड़ती जा रही थी। एक सुबह अविका उनके केबिन में कॉफ़ी लेकर आई और टेबल पर रखते हुए बोली, इसे बिना बहस के पी लीजिए, मुझे लगा आपको गर्माहट की ज़रूरत होगी। वेदांत ने हल्की झुंझलाहट में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है? अविका मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी, क्योंकि आपकी आंखें कहती हैं कि आप बहुत कुछ अकेले उठाए हुए हैं। वेदांत कुछ सेकंड उसे देखता रहा, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर धीरे से बोला, हर कोई अपना बोझ खुद उठाता है, लेकिन कभी कभी साथ चलने लगे तो रास्ता आसान हो जाता है। अविका ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया। वेदांत का उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने वो कप उठा लिया और एक घूंट लेते हुए अनजाने में कहा, ठीक है, अच्छी है। अविका तुरंत बोली, तो मुस्कुराइए भी। वेदांत हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन अगले पल ही खुद को संभाल लिया। ये मत समझना मैं बदल रहा हूँ, अविका ने धीरे से कहा। मैं तो बस ये देख रही हूँ कि आप वैसे ही हैं, जैसा होना चाहिए। एक दोपहर जब अस्पताल शांत था, अविका खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थी। वो बारिश को यूं निहार रही थी जैसे वो मन ही मन उससे बातें कर रही हो। वेदांत ने उसको इस तरह से बारिश को खुद खुश होते हुए देख पूछ लिया, तुम्हें बारिश इतनी पसंद है? अविका ने मुस्कुराकर कहा, बारिश में सब साफ लगता है, जैसे दिल भी। फिर उसने धीरे से उनकी ओर देखा, आपको बारिश क्यों नहीं पसंद? वेदांत की आवाज़ धीमी हो गई, क्योंकि कुछ यादें भी कर लौट आती हैं। अविका ने बिना हिचक के बोला, तो आप उसे अकेले मत झेलिए। वेदांत ने हल्की कड़वाहट के साथ बोला, कुछ दर्द साझा नहीं किया जा सकता, वो अपने तक ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अविका ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से बोला, फिर भी कभी लगे कर सकते हैं तो मैं सुनूंगी। उसी शाम अस्पताल में एक गंभीर केस आया। वेदांत कई घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहा। बाहर इंतज़ार करते करते अविका के हाथ आपस में जुड़ जाते, जैसे वो अनजाने में उनके लिए प्रार्थना कर रही हो। जब वेदांत बाहर आया, चेहरे पे थकान और आंखों में गहरा दर्द था। अविका धीरे से उनके पास आई और लगभग फुसफुसाकर बोली, आप ठीक है? वेदांत ने थके आवाज़ में कहा, कभी कभी जितनी भी कोशिश कर लो, हाथ से सब छूट ही जाता है। अविका की आंख भर आती है, लेकिन मुस्कुराकर कहती है, फिर भी आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, आप नहीं हारते, बस यही फ़र्क है। पहली बार वेदांत ने उसको ऐसे देखा जैसे किसी ने उसके भीतर के घाव को बिना चोट पहुँचाए छू लिया हो। तुम्हें मेरे बारे में इतना कैसे पता? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी ज़िंदगी से? अविका ने हल्की मुस्कान से बोला, शायद इसलिए क्योंकि आप फ़र्क रखते हैं। रात को जब अविका जाने लगी तो दरवाजे पर रुककर बोली, डॉक्टर, अगर बहुत भारी लगे और दिल हल्का करने की ज़रूरत लगे तो याद रखिएगा, कोई है जो बिना सवाल किए सुन लेगा। वेदांत ने धीमे स्वर में कहा, लोग अक्सर कहते हैं लेकिन रुकते नहीं। अविका के ने पलट कर देखा, उसकी आंखें नम थी, आवाज़ में दृढ़ता थी, मैं रुकूंगी। उसके जाने के बाद कमरे में गहरी खामोशी थी, लेकिन इस बार खाली नहीं लग रही थी, जैसे वहाँ किसी ने एक उम्मीद की रोशनी जला दी हो। वेदांत के दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी।
उसने बहुत ही धीरे से मुँह फुसफुसाकर कहा, शायद हर कोई जाने के लिए नहीं आता। उधर अविका खुले मैदान में आसमान को देखते हुए बोली, बस थोड़ा सा और, फिर वो मुस्कुराएंगे। उसी रात दोनों ने महसूस किया कुछ बदल रहा है, धीरे, शांत, लेकिन बहुत गहराई से। अस्पताल के कमरे में हल्की खामोशी थी। बाहर बादल घिर आए थे। अविका खिड़की के शीशे से गिरती एक एक बूंद ऐसे देख रही थी जैसे वो अपनी पुरानी यादों के पन्ने पलट रही हो। वो अस्पताल के वेटिंग एरिया की कुर्सी पर गुमसुम चुपचाप बस खिड़की की ओर देख रही थी। आज बारिश देखकर उसका मन कहीं और भटक रहा था, उसी रात में जिसे वो अब तक नहीं भूल पाई। वेदांत फाइल देखते हुए बोले, क्या हुआ, आज बहुत खोई हुई लग रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अभी थोड़ा चौंकी, जैसे उसे किसी गहरी नींद से जगा दिया हो। डॉक्टर वेदांत को अपने सामने देखकर मुस्कुराकर बोली, हाँ बस मौसम थोड़ी पुरानी याद दिला देता है। वेदांत ने कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अविका की आंखों में वो याद धीरे धीरे खुलने लगी। 4 साल पहले रात गहरी थी, तेज बारिश हो रही थी, जिसके कारण सड़क बिल्कुल सुनसान हो रखी थी। बिजली की चमक आसमान को चीर रही थी। अविका कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक उसे पीछे से कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। लड़खड़ाती हंसी, फुसफुसाहट, दर्द धीरे धीरे दिल में उतरने लगा। उनमें से एक बोला, अरे इतनी रात में अकेली कहाँ जा रही हो, कहो तो हम छोड़ आएं। दूसरा बोला, ये तो छोड़ने की नहीं, पास रखने की चीज़ है। सब हंस रहे थे। अविका का डर से बुरा हाल था। उसकी आंखों में लगातार आंसू गिर रहे थे। अविका ने कदम तेज कर दिए। रुको ना, बात करते हैं, उनमें से एक लड़का बोला। उसका गला सूख गया, वह लगभग दौड़ने लगी। बारिश में सड़क फिसल रही थी। तभी अचानक वो किसी से टकरा गई। एक मजबूत शरीर, भीगे कपड़े और भारी सांसों की आवाज़। वो वेदांत था, लेकिन घने अंधेरे और बारिश में दोनों एक दूसरे का चेहरा साफ नहीं देख पाए। वेदांत की आंखों में दर्द के आंसू थे। उसकी आंखें गुस्से में लाल और दिल जैसे टूट के बिखरा हुआ हो, क्योंकि ये वही रात थी जब वेदांत का दिल टूटा था। उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली थी और वेदांत को उसने अपने और अपने पति के बारे में बताया, जो फाइनेंशियल बहुत मजबूत था। वेदांत गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचे वहाँ से चला गया, लेकिन रात की बारिश में अपने घाव को लिए इधर उधर भटक रहा था, मानो उसे इस दुनिया में अब कोई लेना देना ही ना हो। दर्द में डूबा हुआ उसे बारिश का भी होश नहीं था। तभी अविका की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, प्लीज़ वह लोग। वो बोल ही रही थी कि पीछे से गुंडे पास आ गए। वेदांत ने ना कुछ पूछे अविका को अपने पीछे कर लिया। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन मजबूत थी, यहाँ से चले जाओ। क्यों, तुम्हारी क्या लगती है? उनमें से एक ने हंसकर कहा। कुछ नहीं, विव्या ने धीमी आवाज़ में बोला, टाइम पास कर रहे हो। उसमें दूसरा लड़का उसका मजाक करते हुए बोला। वेदांत का दिल तो टूट ही चुका था। जब उसने ये बात सुनी तो जैसे अपना सारा गुस्सा उन पे निकाल दिया हो। उसको होश भी नहीं था इस समय वो क्या कर रहा है। बस जख्मी शेर की तरह उन लोगों को मारे जा रहा था। किसी तरह वो बस अपनी जान बचाकर उसको पागल आदमी कहकर वहाँ से भागे। कुछ बस बारिश गिरती रही। वेदांत का गुस्सा भी काबू में हो गया था। अविका ने धीमे से कहा, धन्यवाद। वेदांत नजरें नीचे झुकाए, जैसे खुद को सबकी नज़रों से बचा रहा हो। बस इतना कहा, घर जाओ, सुरक्षित रहना। उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि अविका को लगा ये इंसान खुद भी किसी गहरे गांव में गुजर रहा हो और अंधेरे में खो गया, जैसे रात ने उसे निगल लिया हो। उसी समय पानी में कुछ गिरा, एक छोटा सा कार्ड। अविका ने कार्ड उठाया, मेडिकल आईडी कार्ड, डॉक्टर वेदांत। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कार्ड को कसकर पकड़ लिया, जैसे किसी अनजान रिश्ते को थाम लिया हो। मन में ख्याल आया, जिस इंसान ने बिना जाने मेरी रक्षा की, उसका नाम अब मेरे पास है। वह धीरे धीरे चली गई, लेकिन उस रात उसके दिल में एक अनकही कहानी जन्म दे चुकी थी। बारिश खत्म हो गई। मिस अविका, घर नहीं जाना क्या? आपका बारिश का बहाना खत्म हो चुका है, अब घर जाओ। कुछ दबी हुई धीमी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो जल्द पुराने ख्यालों से निकलकर वापस आ गई। हड़बड़ाकर बोली, जी डॉक्टर, कुछ कहा क्या? वेदांत उसको देखकर सोच में पड़ गया। क्या हुआ अविका, कोई परेशानी है क्या? कहाँ खोई रहती हो? अविका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस बारिश अच्छी लगती है। ये बोलकर उसने अपना बैग उठाया और वहाँ से चली गई।
वेदांत बस उसे देखता रहा, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या बोलती रहती है। अस्पताल की शाम हमेशा की तरह थकी हुई लेकिन शांत थी। खिड़कियों से आती हुई हल्की नारंगी रंग की रोशनी कॉरिडोर में फैल रही थी और हवा में दवा की हल्की गंध घुल रही थी। अविका रिसेप्शन के पास फाइल पकड़े हुए खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़रें अनजाने में बार बार वेदांत की तरफ चली जाती। उसे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता, तो वो तुरंत उनसे नज़रें हटा लेती और ख़ुद को रिलैक्स करती। वेदांत उसे दूर से कुछ सेकंड देखता रहा, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि इसके दिल में चल क्या रहा है। वो उसके पास आया और हल्की आवाज़ में बोला, तुम हर बार किसी न किसी बहाने से यहाँ आ जाती हो। सच बताओ, अस्पताल इतना पसंद है? अविका मुस्कुराकर बोली। शायद, या शायद यहाँ के लोग। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। तभी बारिश की कुछ बूंदें अस्पताल के शीशे पे टकरा गई। अविका उनको देखकर खुश हो गई और उनमें डूब गई। वेदांत कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्के आवाज़ के साथ पूछा, बारिश तुम्हें इतना क्यों सोचने पे मजबूर कर देती है? अविका हल्की सी चौंकी और फिर धीमे मुस्कुरा के बोली, कुछ यादें सिर्फ बारिश में ही लौटती हैं। वेदांत उसकी आंखों में देखने लगा। वहाँ कोई अनकहा राज था। अच्छी यादें? अविका ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन थोड़ी डरावनी भी। दोनों कुछ पल चुप रहे। बाहर बिजली चमकी और कमरे में एक पल को उजाला भर गया। उसी वक्त मरीज के कमरे में कुछ हलचल हुई। एक बुजुर्ग आदमी बहुत बेचैन था, बहुत डरा हुआ। अविका जल्दी उनके पास आकर बैठ गई। उनका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे दिलासा देती रही, जैसे उसकी आवाज़ में एक अनजाना सुकून हो। दूर खड़ा वेदांत ये सब देख रहा था। उसके भीतर कुछ पिघल रहा था। वो दीवार जो उसने सालों से खड़ी कर रखी थी, वो धीरे धीरे ढल रही थी। वो उसके पास आया और बोला, तुम्हें लोगों का दर्द इतनी जल्दी कैसे महसूस हो जाता है? अविका ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि कभी कभी एक अनजान इंसान का साथ सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। ये सुनकर वेदांत के दिल में अजीब सी चुभन हुई, जैसे कोई पुरानी चोट हिल गई हो। तुम बहुत अजीब हो, उसने धीमे से कहा। अविका हल्का सा मुस्कुरा दी, और आप जितना दिखाते हो उससे ज़्यादा नरम। वेदांत ने नज़रें फेर ली, जैसे पकड़े जाने से बच रहा हो। काफ़ी रात हो चुकी थी। अविका अस्पताल से निकलकर घर जाने वाली थी। तभी डॉक्टर वेदांत की आवाज़ पीछे से आई, क्या मैं आपको घर तक छोड़ दूँ? मैं भी घर जा रहा था, रास्ते में आपको छोड़ते हुए चला जाऊँगा। अविका की ये बात सुनकर तो जैसे सकबक रह गई हो। वो अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन ऊपर से बिना मन के धीरे से बोली, आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, मैं चली जाऊँगी। और हल्की बनावटी आँखों के साथ बड़बड़ा रही थी, प्लीज़ भगवान जी, वो रोक ले। वेदांत के चेहरे पे हल्की मुस्कान आ गई और वो आगे निकलकर बोला, हो गया हो नाटक तो आ जाना, गाड़ी निकाल रहा हूँ। अविका के चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो तेज कदमों के साथ वेदांत के पीछे पीछे चलने लगी। दोनों गाड़ी में बैठकर घर चल दिए। आज भी मौसम उस दिन की तरह था, तेज़ बारिश, गहरी खामोशी, मन में कुछ लिए हुए, कुछ भारी सा लेकिन सुकून भरा हुआ। अविका खिड़की से हल्के हाथ निकाले बारिश का मजा ले रही थी और कुछ बूंदें अपने चेहरे पे लेकर एक सुकून भरी सांस ले रही थी। वही वेदांत उसको देखकर अनजाने में खुश हो रहा था। उसने अविका से धीमे आवाज़ में पूछा, तुम्हें ऐसे मौसम से डर नहीं लगता? अविका ने एक हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ लगता तो है, लेकिन एक उम्मीद भी रहती है, कोई है जो मुझे ऐसे मौसम में कभी डरने नहीं देगा। वेदांत को उसकी गोलमोल बातें समझ नहीं आती थी। उसने पूछा, उम्मीद? कैसी उम्मीद? और किससे है आपको उम्मीद? आज के दौर में तो कोई हालचाल भी नहीं पूछने आता और आप उम्मीद लगा कर रखी हैं। अविका हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, देखिए ये उम्मीद ही तो है जो आप हमारे साथ हैं। अविका थोड़ा हिचकिचाई। वेदांत भी उसको ध्यान से देखने लगा कि जैसे ये शब्द कहने का मतलब समझ रहा हो। अविका ने तुरंत बाल संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है, देखिए इतनी अंधेरी रात में मैं कैसे अकेले घर जाती। एक उम्मीद की रोशनी बनकर आप आए और मुझे घर छोड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसे मौसम से डरने की क्या ज़रूरत। अविका ने एक सुकून से भरी गहरी सांस ली, लेकिन वेदांत के अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। अविका घर आ गया था। वो गाड़ी का गेट खोलने वाली थी, नहीं, उसने मुड़कर कहा, धन्यवाद आज के लिए और ऐसे मौसम में फिर से साथ देने के लिए। फिर वो अपने घर के अंदर चली गई। वेदांत सोच में डूब गया कि फिर से
आखिरकार उसने ऐसा क्यों कहा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपने घर की तरफ चल दिया। उधर अविका अपने कमरे में पहुंचकर सुकून की सांस ले रही थी, मानो आज उसे अपनी जिंदगी की एक नई रोशनी मिल गई हो। उसने डोर से उसका पुराना आई कार्ड निकाला और उसको हाथों में लेकर नाचने लगी और अपने आप से ही बात करती रही। लगता है आप जल्दी ही मेरे पास आने वाले हैं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपके आने का। और उसने वो अनजाने में आईडी कार्ड अपनी पर्स में रख लिया। अगले दिन वो खुशी खुशी अस्पताल पहुंची। रिसेप्शनिस्ट से डॉक्टर वेदांत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया वो अपने केबिन में हैं। उनका मूड ठीक नहीं है, उन्होंने किसी से भी मिलने को मना किया है। अविका का मुंह बन गया। मिलने से मना किया है? ऐसे कैसे मना कर सकते हैं वो? कोई बात नहीं, जब तक आप बाहर नहीं निकलते मैं यहीं आपका इंतज़ार कर लूँगी। कुछ देर बाद वो अपने केबिन से बाहर आए और बाहर जाने लगे। अविका उनके पीछे पीछे लंबे कदमों से सरसर चिल्लाते चिल्लाते उनके पीछे भागी। वेदांत उसकी आवाज़ सुनकर ठहर गया। तुम, क्या हुआ? पागलों की तरह चिल्ला क्यों रही हो? क्योंकि आप मुझे इग्नोर करके भागे जा रहे थे, अविका ने हाँफते हाँफते कहा। वेदांत ने अपने हाथ में घड़ी की तरफ देखा और बोला, मुझे अभी अर्जेंट कहीं जाना है, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। वो ये बोलकर जल्दी ही वहाँ से चला गया। फिर अविका भी अपना पैर पटक कर बाहर आ गई और अपने घर की ओर चल दी और मन ही मन सोच रही थी, आखिर क्या हो गया, ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे। कोई बात नहीं, मैं उनसे कल मिलने आ जाऊंगी। और वो कहकर अपने घर चली गई। अगली सुबह नई रोशनी नई उम्मीद के साथ अविका खुशी खुशी झूमते हुए अस्पताल जा रही थी कि रास्ते में वेदांत की गाड़ी खड़ी देखा। वो एक नुक्कड़ पे चाय पीने के लिए बैठा था। अविका वहां आकर उसके बगल में बैठ गई। वेदांत थक्का बक्का उसको देखता रहा और अचानक से बोला, तुमने क्या मेरे पीछे सीसीटीवी कैमरा छोड़ रखा है? मैं जहाँ जाता हूँ अचानक से मेरे सामने आ जाती हो। वो मुस्कुराकर बोली, नहीं छोड़ा तो नहीं है, लेकिन मुझे आपका ये आइडिया बहुत पसंद आया। वेदांत उसको इस बेवकूफ़ी भरी बात पे मुस्कुरा दिया। अविका ने उसको वहाँ बैठे देखा तो पूछा, आप यहाँ की चाय पीते हैं? वेदांत ने अपना सर हाँ में हिलाया। हाँ, जब मुझे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत होती है तो मैं यहीं आ जाता हूँ। सुकून? कैसा सुकून? आप परेशान हैं क्या? कल भी आप बहुत जल्दी में चले गए थे, सब ठीक तो है ना? अविका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वेदांत इस समय चाह भी रहा था कि वो अपने दिल की बात किसी से शेयर करे और अविका से बताना उसने बेहतर समझा। मैं कल अपने परिवार से मिलने गया था, उन्होंने मेरे लिए एक लड़की पसंद की है, इसलिए उन्होंने मुझे घर बुलाया था। अविका के तो मानो पैरों से ज़मीन खिसक गई हो। वो गुस्से में तिलमिला उठी, लेकिन बस गुस्से का घूंट अपने गले के नीचे निकल लिया। तो आप उससे मिलने गए थे? नहीं, मैं ऐसी किसी लड़की से नहीं मिल सकता जब तक मैं खुद शादी के लिए तैयार ना हो जाऊं। अविका के चेहरे पर राहत की मुस्कान आई और उसने वेदांत से तुरंत बोला, तो आप अपने घर वालों से शादी के लिए मना कर दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेदांत ने एक ठंडी सांस ली और बताया, ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैंने आज तक उनकी कोई बात नहीं टाली। मेरे घर वालों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, या तो मैं उस लड़की से मिलूं या उनसे उस लड़की से मिलवाऊं जिसे मैं पसंद करता हूँ। अविका के चेहरे पे हल्की सी शरारती मुस्कान आई। तो आप जिसे पसंद करते हैं आप उससे आप उनको मिलवा दीजिए, बस आपकी प्रॉब्लम ख़त्म। वेदांत ने अपनी भौहें उठाकर थोड़ा गुस्से में होकर कहा, अगर इतना ही आसान होता तो मैं इतना ज़्यादा परेशान ना हो रहा होता। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अविका को उसका जवाब पता था, इसलिए उसने तुरंत बोला, तो आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। वेदांत ने तेज़ आवाज़ में डांटते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ मैं इतना सीरियस हूँ और तुम अपनी मस्ती में नहीं बाज आ रही। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुमसे सब बता रहा हूँ। वो गुस्से में खड़ा हो गया। अविका ने तुरंत उसका हाथ पकड़ कर बैठा लिया। अरे डॉक्टर साहब, आपका गुस्सा तो जैसे नाक पे ही रहता है, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं, और अगर आप बीमार पड़ गए तो मैं किसके पास जाऊँगी अपना इलाज करवाने? मेरी बात तो सुनिए पहले। वेदांत बिना कुछ कहे बैठ जाता है और उनकी बात सुनता है। सुनिए, तो मेरा प्लान ये है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं और आप उस लड़की से भी नहीं मिलना चाहते, तो मुझे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बना के ले चलिए। तब तो आपके घर वाले उस लड़की से मिलने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे और ना ही आपकी शादी होगी। आप भी खुश और आपका परिवार भी। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? उसने अपने कॉलर ऊपर उठाते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम्हारा मतलब है कि मैं घर में झूठ बोलूं? वेदांत ने उसे घूरते हुए कहा। अरे तो खुदकुशी करने से अच्छा है कि एक छोटा सा झूठ बोल दीजिए, और कौन सा आप उनको तकलीफ देने के लिए
झूठ बोल रहे हैं। आप तो उनकी खुशी चाहते हैं ना, और जब आपको लगे कि आपकी शादी करनी है तो सब सच बता दीजिएगा। अविका ने धीरे धीरे उसको समझाते हुए कहा। वेदांत को भी उसकी बात कुछ हद तक सही लगी और उसके चेहरे पे भी एक हल्की सी हंसी आ गई। अविका भी उसके घर वालों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हो गई। घर पहुंचकर उसने अपनी मम्मी को पकड़ के जोर से नचा दिया। क्या हुआ तुमको? कभी एकदम मुंह बनाकर आती हो जैसे सब कुछ बिखर गया हो, और कभी ऐसे हवा के झोंके के साथ आती हो जैसे पूरी दुनिया तुम्हारी ही हो। आज क्या हो गया? डॉक्टर वेदांत ने तुमको कॉफ़ी के लिए पूछ लिया क्या? अविका की मम्मी, जो सब कुछ जानती थी उस रात को, उसके बाद की सारी बातें जो अविका के चेहरे पे खुशी का कारण बनती थी और दुख का भी। अरे मम्मी, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ? मम्मी ने बड़े ठंडे लहजे में पूछा। कहाँ? डॉक्टर वेदांत के घर, उनके परिवार से मिलने। अविका ने शान से अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला। उसकी मम्मी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या? ये कब हुआ? तुम उनके घर कैसे? अविका ने उनको सब बातें बताई। उनकी मम्मी थोड़ा घबरा गई और उसको इस बात के लिए डांटा भी। ये गलत है बेटा, तुम झूठ बोलकर ऐसे किसी का दिल नहीं दुखा सकती। जब सच्चाई पता चलेगी तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी। अविका ने उनको समझाते की कोशिश की कि ये सब झूठ नहीं, एक दिन सच होना है, और मैं कोशिश करती रहूँगी जब तक वेदांत को पा ना लूँ, और जब तक उनको सच्चाई का पता चलेगा। देखिएगा, मैं और वेदांत एक हो चुके होंगे। वो अपनी बातों से अपनी मम्मी को चुप करा दी। वो भी जानती थी कि इसके आगे जीतना मुश्किल है। उन्होंने ना चाहते हुए भी उसको जाने के लिए हाँ कर दिया। फिर क्या था, उसने अपने कपड़े पैक किए और उस दिन को सोचने लगी जब वो उनके घर वालों से मिलेगी, या यूँ कहें जब वो अपने ससुराल जाएगी। वो मन ही मन सोचकर शर्म से लाल हो रही थी। 2 दिन बाद वेदांत उसके घर के सामने कार के आगे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वो लड़खड़ाती हुई अपना बैग संभाले उसके सामने आई। वेदांत उसको और उसका बैग देखकर हैरान हो गया। हम बस 1 हफ्ते के लिए ही जा रहे। ऐसा बैग लेकर आई हो जैसे 1 महीने के लिए जा रही हो। अविका ने अपना थोड़ा मुंह सिकोड़ लिया। हाँ, तो ये मेरा 1 हफ्ते का ही सामान है। बात अलग है कि अगर वो लोग रोके तो मैं 1-2 दिन और रुक जाऊं। अविका ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी आंख नचाते हुए बोला। ओ मैडम, होश में आओ, अपने ख्याली पुलाव अपने पास ही रखो। हम 1 दिन से भी ज़्यादा नहीं रुकेंगे। अविका उसकी बात सुनकर मुंह बनाकर गाड़ी में बैठ गई। रास्ते भर वेदांत उसको अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताता गया कि कौन कौन उसके परिवार में, उसके दादा दादी, मम्मी पापा, बड़े भाई भाभी, छोटी बहन, सबके बारे में उनको एक एक करके बताया। अविका की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना बड़ा परिवार? मुझे तो लगा बस अंकल आंटी और आप होंगे। वेदांत टेढ़ी मुस्कान से बोला। क्या हुआ, डर लग रहा है? कहो तो वापस छोड़ आऊं तुम्हारे घर? अविका जल्दी से हड़बड़ा कर फौरन बोली। नहीं नहीं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपके परिवार से मिलने के लिए। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखो, उसने दांत निकालकर अपनी उंगलियों से दांत की तरफ इशारा करते हुए कहा। वेदांत के चेहरे पे हंसी आ गई। वो अंदर ही अंदर उसकी इस हरकतों से मुस्कुरा रहा था। कार एक बड़े से घर के सामने रुकी। उसका पूरा परिवार बाहर खड़ा उन लोगों का इंतजार कर रहा था। बैंड बाजे शहनाई बजाई गई जैसे कोई नई नवेली दुल्हन का स्वागत कर रहा हो। दोनों साथ में उतरे। अविका ये सब देखकर हैरान हो गई। वो धीरे से फुसफुसाकर खुद से बोली। अरे बाप रे, इतना बड़ा घर और ये सब परिवार, कितना प्यार है और कितने अच्छे से उनका स्वागत किया जा रहा है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी वेदांत ने धीरे से उसके कान के पास आकर बोला। अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल रखना, ऐसा ना हो कि ज़्यादा बोलने के चक्कर में सब बक दो। अविका तिरछी नज़र से आंखें सिकोड़े उसे गुस्से में देखने लगी। आगे जाकर उन्होंने सबका आशीर्वाद लिया। सब बेहद खुश नजर आ रहे थे। उनकी आरती की गई और उन घर प्रवेश कराया गया, क्योंकि वो अपने होने वाली बहू को ऐसे ही घर में नहीं प्रवेश करते, इसलिए पूरी रीति रिवाज से उनका प्रवेश कराया गया। लिविंग रूम में बैठकर सब हंसी ठिठोली कर रहे थे और अविका तो जैसे कुछ ही देर में सबके साथ ढल गई हो। वो सबके साथ एकदम फ्री होकर बात कर रही थी। वेदांत अविका को देखकर अनजाने में खुश हो रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि क्या लड़की है, जहाँ जाती है खुशियाँ बिखेर देती है। उसके मन की हंसी उसके होठों से साफ झलक रही थी। वेदांत की मम्मी अपने बेटे के चेहरे पे मुस्कान देखकर बहुत खुश हुई।
क्योंकि वो अब हमेशा की तरह अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान नहीं बल्कि एक सच्ची मुस्कान लिए हुए था। कुछ देर बात करने के बाद अविका गेस्ट रूम में आराम करने चली गई। वेदांत उसको कमरे के दरवाजे पे आवाज़ दे रहा था। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। इतने ही में अविका बाथरूम से अपने बालों में तौलिया बांधे अपने शरीर पे बाथरोब पहने बाहर निकली। वो अपने सामने वेदांत के चौड़े और सख्त सीने से टकरा गई। उसको देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई और हकबकाकर बोली, आप यहाँ मेरे कमरे में? वेदांत ने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। मुझे माफ़ करना, मैंने तुमको बहुत आवाज़ें थी। जब आवाज़ नहीं आई तो मुझे लगा देखूं तुम ठीक हो कि नहीं। मैं तुमको बुलाने आया था नीचे खाने पे। सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। वेदांत उसे बिना देखे बस अपनी सफाई देकर कमरे से बाहर चला गया। वहीं अविका चुपचाप खड़ी शर्म से लाल हो रही थी। हाय, कैसे देख लिया उसने तुमको? कितनी पागल है तू, दरवाज़ा बंद नहीं कर पा रही थी। हाय, क्या करूँ मैं अब? कैसे उनसे नज़रें मिलाऊँ? वो अपने मन ही मन बड़बड़ाकर इधर उधर भाग रही थी। कुछ देर हिम्मत जुटाकर वो नीचे डिनर के लिए आई। वो शर्म के मारे वेदांत से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और वेदांत भी उसकी नज़रों से बचने की कोशिश कर रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे लेकिन बिना एक दूसरे को देखे। सब उनको ऐसे देख रहे थे जैसे उन दोनों के बीच में हुए हादसे को जानने की कोशिश कर रहे हो। दादा से ना रहा गया, उन्होंने बोल ही दिया, तुम दोनों ठीक तो हो? कुछ हुआ है क्या? दोनों हड़बड़ाकर साथ में बोल दिए, हाँ, नहीं। सब हल्की सी मुस्कान के साथ उनको देख रहे थे। दादाजी ने कहा, ये क्या हाँ नहीं लगा रखा है? एक कहता है हाँ, एक कहता है नहीं। चलो खाना शुरू करो। सब चुपचाप से खाना शुरू कर दिए। कुछ देर बाद अविका बाहर गार्डन में टहलने के लिए गई। उसके साथ वेदांत की माँ भी थी। उन्होंने अविका का हाथ पकड़ा और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, धन्यवाद बेटा। अविका ने अपने माथे को सिकोड़ते हुए पूछा, धन्यवाद क्यों? मैंने तो आपके साथ किचन में कोई मदद भी नहीं की। उसकी मासूमियत भरी बातों से उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई। बेटा, आपने हमारी बहुत मदद की, मेरे बेटों को फिर से एक नई ज़िंदगी देने में। हम लोग तो जैसे उम्मीद ही खो चुके थे उसके चेहरे पे पहले सी मुस्कान देखने के लिए। अविका बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। उसने धीमे से पूछा, कुछ हुआ था वेदांत के साथ? वेदांत की माँ ने उसे सारी बात बता दी जो उस पर बीती, उसकी पुरानी यादें, पुराना प्यार, कि कैसे जब वो इंटर्न था तो फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो उस रात उसको हमेशा के लिए छोड़कर चले गई। बस तब से वेदांत अपने काम से मतलब रखता है ताकि कोई दोबारा ऐसा बहाना ना दे सके। खुद को इतना मजबूत बना लिया। अविका की आंखों में दर्द के आंसू गिर गए। उन्होंने आगे बात जारी रखते हुए कहा, शायद वेदांत की हिम्मत ना पड़ रही हो तुमसे ये बताने की, या वो डर रहा हो कि फिर से उसे उसकी बीती यादों की तरह छोड़कर ना चला जाए। लेकिन एक माँ के नाते मुझे तुमसे ये सब बताना था ताकि कभी तुम उसको गलत ना समझो। उसकी फीलिंग की कदर करो। मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में एक सच्ची खुशी देखी है मैंने, वो भी बस तुम्हारी वजह से। वादा करो तुम उसको कभी छोड़कर नहीं जाओगी। अविका के सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। उसकी आंखों में आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने उनके हाथ पे अपना हाथ रखकर कहा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और एक खुशी के साथ दोनों वापस घर के अंदर गए। वेदांत दोनों को देखकर अपनी भौहें सिकोड़कर सोचने लगा, अब ये कांड करके आ रही है। क्या बोल दिया माँ से जो माँ इतनी खुश है? अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया होगा तो आज ये गई। अविका उसकी तनी भवें समझ गई थी। उसने उसके ऊपर नजरें ही नहीं डाली और सबसे बात करने लगी। अविका बस उसकी नज़रों को इग्नोर कर रही थी। कुछ देर बाद वो अपने रूम में आराम करने चली गई। जब घर आई तो वेदांत को अपने रूम में बैठकर हैरान हो गई। वो उसकी नज़रों से बचकर भाग ही रही थी कि वेदांत जल्दी से उठकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और भौवें उठाए एक सवाल की तरह उसे देखने लगा। तो अब बता, क्या कष्ट करेंगी कि माँ से कौन सी खिचड़ी पका कर आई हो जो मुझसे नज़रें छुपा रही हो? वो हकबका गई, खिचड़ी? वो तो मैं खाती ही नहीं, उसने बनावटी हंसी के साथ बोला। वेदांत ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठाया। वो इसके इतने करीब था कि उसकी सांस आपस में मिलने लगी थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थी। वेदांत ने नज़रें फेर ली और गुस्से में आंखें नीली पीली करके बोला, हो गया मजाक? अब सब सच सच बता रही हो कि बेहोशी का इंजेक्शन लगाऊं ताकि कोई और कांड ना कर सको?
अपने इतने करीब देखकर अविका तो जैसे सुध-बुध खो बैठी थी। इंजेक्शन का नाम सुनकर तुरंत होश में आई और घबराकर बोली, मुझे इंजेक्शन मत लगाइएगा, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अगर आप चाहें तो मेरा हाथ ऊपर किए रहें, चाहे जितनी देर खड़े रह सकते हैं। वेदांत उसकी बातों से तुरंत होश में आया कि कैसे गुस्से में वो उसके इतने करीब खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब सी आहट हुई। अपने इतने करीब देखते हुए उसकी मासूम सी बातें और उसकी आंखों में झलकता प्यार, जैसे उसके करीब आने के दिल जोर से धड़क रहा हो। लेकिन जल्द ही वो सपनों की दुनिया से बाहर आकर उसके हाथ अपने हाथों से आज़ाद कर देता है और कमरे से बाहर निकल गया। अविका लंबी लंबी सांसें लेकर और आंखें फाड़े ऐसे खड़ी थी जैसे अभी जो हुआ है वो एक सपना हो। अगले दिन सुबह सब गार्डन में हल्की धूप का मजा ले रहे थे। वेदांत के बड़े भाई के बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे थे। तभी अविका वहां आ गई। बच्चे उसे अपने साथ खेलने को ले गए। वो कभी उन बच्चों के साथ खेलती तो कभी दादा दादी से साथ उनके पुराने किस्से सुनकर हंसती, तो कभी माँ भाभी के साथ किचन में उनकी मदद करती और तो कभी छोटी बहन के साथ उनके प्रोजेक्ट में भी हेल्प करती। ये 4-5 दिन कैसे बीत गए पता ही न चला। और इसी के बीच वेदांत उसको ये सब करते हुए हल्का सा मुस्कुराता रहा। इतने कम दिन में उसने सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली थी और वेदांत कहीं ना कहीं वेदांत भी अब उसको चाहने लगा था। जब वो उसके करीब आता खुद को बहुत मुश्किल से रोकता। जाने का दिन भी करीब आ गया। अगले दिन वो वापस जाने वाले थे। माँ उनके लिए खाने का सामान बना रही थी। अविका अपने कमरे में गुमसुम बैठी थी कि अचानक से वेदांत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ, बहुत चुप बैठी हो? उसने अविका को इन वो हफ्ते में इतना शांत कभी नहीं देखा था। हाँ, आज जाना है ना इसलिए। क्या हम कुछ दिन और नहीं रख सकते? उसने वेदांत की तरफ अपने भौवे ऊपर उठाकर पूछा। नहीं, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। आज शाम को ही निकलना है ताकि मैं कल फिर से हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकूँ। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इतने कम दिनों में इतना लगाव और फिर उन लोगों को हमेशा छोड़कर जाना, ये सब सोचकर अविका के आंखों में आंसू आ गए। वेदांत अविका को देखकर समझ गया था कि उसके दिल में क्या चल रहा है। वो उसके बगल जाकर बैठ गया, अपना हाथ उसके हाथ पे रखकर बोला, मुझे पता है तुम्हारा मेरे परिवार से एक दिल का रिश्ता बन चुका है। फिक्र न करो, तुम्हारा जब मन करे तुम इस घर आ सकती हो। आखिर माँ पापा ने तुमको आप अपनी बेटी माना है। अविका के आंखों में आंसू आ गए, जैसे वो कुछ और ही जवाब सुनना चाह रही हो। उसने भारी गले के साथ बोला, क्या कोई और रिश्ता नहीं जिसकी वजह से मैं यहाँ रुक आ सकूँ? वेदांत के दिल में हल्का सा कुछ चुभा। कुछ पल की खामोशी के साथ एक तेज हवा खिड़की के पर्दा को पार करती अंदर आई और कुछ गिरने की आवाज़ से दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटकर उस चीज़ पे पड़ा। अविका की पर्स जो बैग पैक करते समय उसने बेड के किनारे रख दी थी, गिर गई। उसमें से उसका सामान भी गिर गया। दोनों बैठकर उस सामान को समेटने लगे। तभी वेदांत की नज़र आईडी कार्ड पे पड़ी। जैसे ही अविका उसको उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाई, वेदांत ने तुरंत उसको उठा लिया। उसको देखकर वो हैरान रह गया। ये तो मेरा आईडी कार्ड है। जब मैं इंटर्न था, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तो मैंने उस रात। वेदांत का सारा दिमाग उस रात में जा अटका। उसे उस रात की हर बात धीरे धीरे याद आने लगी और फिर एक बार ना चाहते हुए भी वो याद याद करनी पड़ी। उसके दिल में बेचैनी ने एक बार और घर बना लिया। दर्द में आंखों से आंसू आ गए। अविका का डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, जैसे सालों पुराना राज अब बाहर आना चाह रहा हो। उसने जल्दी से उसके हाथ पे अपना हाथ रखा और उसको समझाते हुए धीरे आवाज़ में बोली, बस यही कारण था आपसे सच छुपाने का। ना चाहते हुए भी मैंने आपसे ये बात छुपाई। मुझे पता है उस रात आप बहुत तकलीफ में थे। क्यों, ये नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि घाव बहुत गहरा था। इसलिए मैं आपको ये सब बताकर वो रात का दर्द नहीं देना चाहती थी। अविका धीरे धीरे उससे कैसे मिली, कब मिली, सारी बात वेदांत को बता देती है। वेदांत की आंख से आंसू निकल के उसके गालों तक पहुंच ही रहा था कि अविका ने उन आंसू को अपने हाथ में पोंछते हुए कहा, मुझे पता है आपके सीने में बहुत दर्द है, लेकिन पुरानी यादों को भूलने में ही भलाई है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ, कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े मैं आपके साथ हूँ। अविका की बातें सुनकर वेदांत के शरीर में अजीब सी गर्माहट हुई। उसको उसकी तरह पहले किसी ने नहीं समझा था। वो बिना सोचे अविका को अपनी बाहों में भर लिया और कहा,
मुझे नहीं पता था कि तुम वही लड़की हो जो उस रात मुझे बारिश में मिली। तुमको नहीं पता, लेकिन तुमने अनजाने में मेरी बहुत मदद की। उस रात में मैं खुद को खो चुका था और तुमको बचाकर मैंने खुद को बचाया। जब मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरे अंदर एक बार फिर मरा हुआ इंसान जाग गया। अविका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, और आपने मुझ ये एहसास दिलाया कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। कोई अजनबी कैसे आपकी ज़िंदगी का एक मुख्य हिस्सा बन जाता है। दोनों की नज़रें मिली, जैसे सालों का इंतज़ार ख़त्म हुआ हो। दोनों की आंखें नम थी और दिल की धड़कनों की आवाज़ एक दूसरे को साफ सुनाई दे रही थी। वेदांत ने उसे धीमी आवाज़ में बोला, शायद इसलिए ही मुझे तुम्हारे साथ रहकर एक अपनापन महसूस होता था। ना चाहते हुए भी तुम्हारी सारी बिना मतलब की बातें सुनकर भी गुस्सा नहीं करता था। अविका हल्का सा मुस्कुरा दी, मैंने कभी बिना मतलब की बात नहीं की। वो बात और है कि मैं बस आपके साथ रहने का मौका ढूंढती थी। दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। तभी दरवाजे पे एक दस्तक हुई। वेदांत की छोटी बहन, जो उन्हें लंच के लिए बुलाने आई थी। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार एक साथ बैठा था। वेदांत और अविका भी लंच करने के लिए साथ में बैठ गए, लेकिन इस बार उन दोनों का आपस में देखने का नज़रिया दूसरा था। दोनों ने एक दूसरे से नज़र नहीं हटा पा रहे थे। तभी दादाजी की ज़बरदस्ती खांसने की आवाज़ गूंजी। दोनों ने हड़बड़ाकर एक दूसरे से नज़रें हटाई और जल्द से अपने खाने में लग गए। सारा परिवार बस उन्हीं को देख रहा था और उनकी इस हरकतों से सबने हंसना शुरू कर दिया। अविका तो जैसे शर्म से लाल हो रही थी। वेदांत की माँ ने प्यार से अविका पे हाथ फेरा और बोला, कोई बात नहीं बेटा, आराम से खाओ, कोई नहीं हंस रहा है। अविका बनावटी हंसी से थोड़ा मुस्कुरा दी और वेदांत को आँख सिकोड़कर देखने लगी। तभी दादाजी ने वेदांत से कहा, बेटा, पसंद तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। हम सबको अविका बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम सब चाहते हैं कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। वेदांत शादी का नाम सुनकर हक्का बक्का रह गया और वो अविका को आंखें फाड़ कर देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, शादी, वो भी जल्दी। आज ही तो थोड़ी बात आगे बढ़ी है और दादाजी तो शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी अविका से मैंने इस बारे में कोई बात भी नहीं की। क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में। उधर अविका शादी की बात सुन के तो खुशी से मानो फूली न समा रही थी। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ शर्म से अपना सर झुकाए बैठी थी। वेदांत ने फौरन बाल संभालते हुए दादाजी से कहा, इतनी जल्दी क्या है शादी की? आप सब मिल तो लिए हैं अविका से, अब कुछ टाइम रुक जाते हैं। वेदांत हड़बड़ाते हुए बोला। वेदांत की बातें सुनकर अविका का मुंह बन गया और उसने वेदांत को खा जाने वाली नज़रों से देखा। कुछ देर सोचने के बाद दादाजी ने कहा, ठीक है, आप लोग ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का सोच ही लिया है और हम सबको भी अविका बहुत पसंद है। तो जब आप लोग बेहतर समझे तब शादी करेंगे, लेकिन अपना फैसला जल्दी ही बताना। दादा की बातें सुनकर वेदांत ने राहत की सांस ली, लेकिन अविका का मुंह बन गया। सब लंच करने के बाद एक साथ हंसी ठिठोली करने लगे। समय कैसे बीत गया पता ही न चला। इसके साथ साथ उनके जाने का समय भी हो गया। सब बड़ों का आशीर्वाद लेकर और ढेर सारा प्यार लेकर वो दोनों वहाँ से चल दिए। रास्ते भर अविका चुप रही। वेदांत ने उससे पूछा भी कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ ना बोली। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको हुआ क्या है। वो चुपचाप ड्राइव करता रहा। अगले दिन अविका फिर अपना पर्स उठाए हवा के साथ खेलते खेलते हॉस्पिटल पहुंच गई, लेकिन वहां पहुंचकर इस बार वेदांत से ना मिलकर मरीजों से मिल रही थी। उनका हालचाल, उनकी देखभाल कर रही थी और वेदांत को पूरी तरह इग्नोर भी। वेदांत को उसका बदला हुआ रवैया समझ नहीं आ रहा था। वेदांत हॉस्पिटल की छत पे खड़ा था। ठंडी हवाएं, घना बादल, जैसे आज मौसम फिर से बरसने को बेताब हो रहा हो। पीछे से अविका की आवाज़ आई, आपने बुलाया? वेदांत ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में उसके जज्बात साफ झलक रहे थे। हाँ, क्योंकि आज मैं कोई बात अधूरी नहीं छोड़ना चाहता, ना ही उनसे दूर भागना चाहता। अविका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वेदांत ने धीरे आवाज़ में कहा, जिस रात मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब दिन था, ऐसा लगा कि मैंने सब खो दिया हो, उसी रात तुमको बचाकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने एक जिम्मेदारी निभाई। आज मुझे एहसास हुआ कि वह जिम्मेदारी धीरे धीरे जीने की वजह बन गई है। तुम्हारा ये बार बार आना, लोगों की परवाह करना, उनका ख्याल रखना, ना चाहते हुए भी मेरी होठों की मुस्कान बन गई। तुमने मुझे जीने की एक नई वजह दी है। मेरे खाली पड़ी ज़िंदगी को तुमने अपने प्यार से भर दिया।
जो मैं नहीं देख सका, या यूँ कहें मैं देखना नहीं चाहता था, वो मेरे परिवार वालों ने मेरी आँखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देख ली। और पहली बार मैंने अपने परिवार के चेहरे पर एक सुकून की खुशी देखी है। मुझे नहीं पता चला कि ये दिल कब तुम्हारे लिए धड़कने लगा। पता नहीं मुझे तुमसे कब प्यार हो गया। अविका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बस एकटक उसको देखती जा रही थी और धीरे से पूछी, तो अब क्या महसूस होता है आपको? वेदांत ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अविका के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ फिर थोड़ा सा पीले गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए बोली, तो शादी के लिए क्यों मना कर दिया दादाजी से? मैं तो इतना खुश हो गई थी और आपने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। अविका थोड़ा मुंह टेढ़ा करके उनकी तरफ पीट करके खड़ी हो गई। वेदांत अपनी भौहें सिकोड़ के थोड़ा हंसकर बोला, ओह, तो अब समझ आया कि मैडम गुस्सा क्यों थी। उसने अविका को पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया और कहा, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले कैसे कर सकता था? तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की राय भी तो ज़रूरी है। अगर मुझे पता होता कि अविका मैडम रेडी हैं, तो मैं वहीं तुम्हारे घर वालों को बुलाकर तुरंत शादी कर लेता। वेदांत ने हंसकर उसको थोड़ा चिढ़ाते हुए कहा। अविका उसकी बात सुनकर खुश हो गई और उसकी तरफ मुड़कर बोली, तो कब मिला रहे हो मेरे घर वालों को अपने परिवार से? वेदांत उसकी बात पे हंसने लगा। सच में पागल हो। ठीक है, जल्द ही मिलवाऊंगा। दोनों एक दूसरे की बाहों में लेकर कुछ देर शांत खड़े रहते हैं। हल्की हल्की बारिश उनके ऊपर ऐसे ही बरसती है जैसे सालों से वो इस बारिश का इंतजार कर रहे हों। कुछ दिन बाद दो परिवार आमने सामने थे। दोनों ने मिलकर उनकी शादी की तारीख तय करके उनकी शादी करा दी। सब बेहद इस शादी से खुश थे। अविका कमरे में दुल्हन बनी बेड पर बैठी वेदांत का इंतजार कर रही थी। वेदांत कुछ देर बाद कमरे में आया और देखा कि फूलों से सजा कमरा और उसके बीच दुल्हन बनी बैठी अविका बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो उसके पास जैसे ही आकर बैठा, अविका की सांस थम गई। वेदांत ने बहुत ही प्यार से उसका घूंघट उठाया। अविका शर्म से अपनी नज़रें नीचे कर ली। वेदांत ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके माथों पे अपने नरम गरम होठ रख दिए। अविका को उसका एहसास बहुत ही सुखद लग रहा था। धीरे धीरे वेदांत उसके होठों पे अपने होठ रखकर उसके कोमल और नर्म होठों का जाम पीने लगा और जल्दी उसके कपड़ों को उसके बदन से आज़ाद कर दिया। उसकी नरम धड़कनों को अपने होठों से जकड़ लिया। अविका सब कुछ भूलकर आंखें बंद करके उसके स्पर्श से तेज सिसकियों के साथ उसके सिर पे हाथ फेरती रही। उसे आज वो आनंद मिल रहा था जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। वो उसके बदन पे बादल की तरह समा गया और उसके अंग के हर एक हिस्से को अपने नरम होठों से मजा लेता गया। अविका तेज तेज सांसों से बेड की दबोच रही थी। अचानक अविका की तेज चीख से वेदांत मुस्कुरा दिया और उसने पूरे बदन पे अब कब्जा कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद वो एक दूसरे को बाहों में भरकर लेटे हुए थे और वेदांत उसके बालों पे अपना हाथ फेर रहा था। दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। सूरज की हल्की हल्की धूप खिड़कियों को पार करते हुए अंदर आ रही थी। सुबह की मंद मंद हवा आज की सुबह की और रंगीन बना रही थी। अविका नहाकर बाथरूम निकल चुकी थी, लेकिन वेदांत की आंखें अभी भी नहीं खुली थी। अविका को शरारती सूझी। वो अपने गीले बालों की बीन उस पर गिराने लगी। वेदांत की हल्की सी आँख खुली। उसने अपने सामने अविका को देखा। बेहद खूबसूरत साड़ी, भीगे बाल और बालों से टपकता पानी उसके बदन पे अंदर तक समा रहा था। वेदांत का तो जैसे खुद पे काबू नहीं रहा। उसने अविका के हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींचा और अपनी बाहों में कस के पकड़ लिया। अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? सब चाय पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अविका ने उसकी कसी बाहों को ढीला करते हुए कहा। वेदांत ने उसके होठों पे उंगली रखते हुए कहा, ये सब जानते हैं, नए नए कपल हैं, आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। कहते हुए उसने होठों पे अपने होठ रख दिए। उसके होठों का पानी पीने लगा। अविका भी उसके होठों का मज़ा लेने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे गए। फैमिली के साथ सुबह की चाय चहल पहल से फिर से एक बार वो घर की खुशी से भर गया। कुछ दिन परिवार के साथ रहने के बाद वेदांत ने फिर हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। अविका अभी भी हॉस्पिटल जाती थी। उसे वहां जाने के लिए अब किसी बात का बहाना नहीं करना पड़ता था। अब वो खुद वेदांत के साथ हॉस्पिटल जाती थी। वहाँ मरीजों की मदद, बच्चों के साथ खेलना, नर्स के साथ मिलकर उनकी हेल्प करना और वेदांत के साथ कॉफ़ी पीना अभी भी जारी था।